अमीटर जो है हमेशा आपको बताया पिछले क्लास में इसमें कनेक्टेड होता है सीरीज में। दिस इज अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अमीटर का क्या होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। इट इज अ लो रेसिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट। ये मेजर करते हैं, इससे हम लोग करंट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट मेजर करते हैं और इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, क्यों इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, क्वेश्चन आपका ये भी आता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों इसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज में? इसलिए कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में ये जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा। इसलिए बोलते हैं हम जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करता है। तो इस एमीटर को हम लोग बोलते हैं कि ये आइडियल एमीटर है। आइडियल एमीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो आइडियल एमीटर का कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है। तो अगर आप बात करेंगे कि आइडियल एमीटर के बारे में, तो आइडियल एमीटर हैज नो एनी रेसिस्टेंस। एमीटर has no resistance, no resistance. This point is clear ना? Ideal ammeter has no resistance. तो ideal ammeter का कोई resistance नहीं होता। अब देखो ammeter का एक्चुअल में लो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आइडियल एमीटर की हम बात करें तो उसका कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। वो फिर जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करता है जब इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो आइडियल, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि आइडियल एमीटर। एक्चुअल में जो एमीटर है, जो इस सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, दिस पॉइंट इज क्लियर ना? इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो एक्चुअल करंट है उससे ये कम करंट मेजर करता है हमेशा एमीटर, ज्यादा करंट मेजर नहीं कर पाता। इसलिए कि इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जितना ही ज्यादा कम होगा उतना ही जो है अच्छे से ये एमीटर जो है करंट मेजर करेगा, करंट की एक्चुअल क्वांटिटी को मेजर करेगा, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। करंट मींस व्हाट, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। समझ में आ रहा है सबको? हिंदी मीडियम के आप लोग, इंग्लिश समझ में आ रहा है ना? तो हिंदी में बोल देते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट को बोलते हैं विद्युत क्या पाथ, मतलब क्लोज्ड पाथ है विद्युत का। और इसमें जो है जब करंट, जब कोई धारा पास होती है, जब उसमें फ्लो करती है, उसका क्या होता है, फ्लो होता है। तो ये जो अमीटर है वो उसको मेजर करता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, एक मशीन की तरह इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको मेजर करता है। समझ में आया सबको? ये आपका पार्ट हो गया। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपका होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है इसको हम लोग देखेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, विल सी हियर। जैसे आपने देखा होगा कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट? देखिए गैल्वेनोमीटर, अभी आपका क्या है इसमें, जैसे ये वायर हो गया, दिस इज योर वायर, इसमें जो है वो करंट फ्लो हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा है मींस जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूवेबल होगा तो उसमें दोनों फील्ड जनरेट होंगे। यू नो अबाउट दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब Q चार्ज मूव करेगा तो वो दोनों फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड मींस विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, दोनों फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द एरिया अंडर विच the influence of this charge can be seen। मतलब वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जहाँ पे ये चार्ज Q तक, जहाँ तक चार्ज Q का इन्फ्लुएंस देखा जा सके, ठीक है, जहाँ तक चार्ज Q का इन्फ्लुएंस मतलब इसका प्रभाव देखा जा सके, वो एरिया जो होगा वो पूरा एरिया क्या कहा जाएगा, तो वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसका, ये चार्ज Q का। जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज Q मूव कर रहा है तो चार्ज Q अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसके साथ आने वाले जो चार्ज प्लस Q होंगे उसको ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसलिए कि पता है आपको लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जो इसका एरिया होगा, इसका इस चार्ज का, आपको पता है ना 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब सेम नेचर के होंगे तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जब डिफरेंट नेचर के होंगे तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आई थिंक। तो इसका क्या होगा, इसका एरिया होगा जहां तक ये अपने इन्फ्लुएंस को, अपने प्रभाव को शो करेगा। तो ये पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। दिस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज का। तो जब कोई भी चार्ज Q मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? अब देखो Q चार्ज
अगर रेस्ट में होगा, इफ क्यू चार्ज इज एट रेस्ट, अगर क्यू चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल वो एक ही फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब भी करंट मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे करंट मूव कर रहा है और यहाँ पे आप अगर कंपास रखोगे तो कंपास में डिफ्लेक्शन होगा डिपेंडिंग ऑन द करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर क्लॉकवाइज में होगा तो उसके अकॉर्डिंग कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो उसके अकॉर्डिंग कंपास निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जब भी करंट फ्लो होगा मींस चार्ज पार्टिकल्स में मूवमेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये आपको एक्सपेरिमेंट ये यहाँ से बताता है कि जब भी कोई चार्ज क्यू मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई थिंक क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब इसमें देखो जब वायर, तो वायर में आपका वायर ये है, वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, स्मॉल करंट इंड्यूस हो जाएगा। ये वायर है, इसमें करंट अभी हम फ्लो नहीं कर रहे हैं सपोज। अब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक एरिया में। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस देखा जा सके, वो एरिया जिसमें जहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस देखा जा सके वो आपका क्या हो जाएगा। जैसे आपका मैग्नेट है, तो मैग्नेट में आपको पता है दो पोल होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। पहला होता है आपका टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट आई एम सेइंग, ठीक है। एक होता है आपका कौन सा, बार मैग्नेट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बार मैग्नेट आपको बोलते हैं कि उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो परमानेंट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्पररी होती है, ठीक है, बाय द टाइम। जैसे हम उसको इंड्यूस करते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो वो उसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, लेकिन बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमेशा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिक्स होती है और परमानेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें। तो दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। तो अब इसका रीजन आप देखोगे कि ये रीजन, ये एरिया होगा जहां तक ये क्या करेगा, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सर्ट करेगा ये मैग्नेट। तो ये एरिया जो होगा आपका, इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, आपने पढ़ा होगा ये पहले। तो ये आपका ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ तक एक्सपीरियंस किया जा रहा है इसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को ये एरिया तक इफेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, एक वायर को रख देंगे। इस पॉइंट इज क्लियर। तो वायर को जब रखेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज क्यू इंड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक्चुअल में ये फेनोमेना जो होता है, गैल्वेनोमीटर जो वर्क करता है, मतलब अगर गैल्वेनोमीटर हमें बनाना है किसी वायर को, ठीक है, कि वो गैल्वेनोमीटर की तरह वर्क करे कुछ देर के लिए, तो उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। करंट करेंगे मतलब वायर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें कोई चार्ज क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और वो चार्ज क्यू जो है वो एक्चुअल में स्मॉल करंट होगा, स्मॉल करंट। समझ में आया। तो ये स्मॉल करंट, अब इसको आप मेजर कर सकते हैं, एमीटर के थ्रू भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका गैल्वेनोमीटर, तो वहां से आप इसको बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की तरह वर्क करेगा। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक्चुअल में यही है आपका गैल्वेनोमीटर। समझ में आया ना ये पार्ट। किसी को कोई डाउट? यस, आपको डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें देखो आप गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना है, और गैल्वेनोमीटर को जो है आपको वोल्ट मीटर बनाना है। एमीटर आपको पता चल गया, वोल्ट मीटर क्या है, व्हाट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो वोल्ट मीटर होता है, और उसका रेसिस्टेंस कैसा होता है, हाई रेसिस्टेंस। दिस इज क्लियर ना, हाई रेसिस्टेंस। उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, क्यों, व्हाई, हाई रेसिस्टेंस होता है। अगर हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो उस केस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कनेक्ट दैट वोल्ट मीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन पैरेलल, ठीक है। तो इस केस में हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर ना। तो अब इसको हमें बनाना है, तो क्या ऐसा करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग एमीटर बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर बनाएंगे, तो ऐसा क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, यस, लो रेसिस्टेंस। तो लो रेसिस्टेंस वायर को, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, लो रेसिस्टेंस वायर को इसके साथ जोड़ना है। तो इसके साथ कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में या सीरीज में, एमीटर के लिए सीरीज में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एमीटर आपको बनाना है, तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है एमीटर अगर आपको कन्वर्ट,
गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का हम एमीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, एमीटर बना रहे हैं, अमीटर बना रहे हैं। तो अब इसके साथ क्या करेंगे, लो रेसिस्टेंस वायर, ठीक है, लो रेसिस्टेंस वायर को ऐड कर देंगे। तो गैल्वेनोमीटर के साथ आप क्या करोगे, व्हाट विल डू, गैल्वेनोमीटर के साथ आपको लो रेसिस्टेंस वायर, लो रेसिस्टेंस वायर जो है ऐड कर देना है, ठीक है। तो लो रेसिस्टेंस वायर पे ये आपका क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। तो लो रेसिस्टेंस वायर किस तरह से, इन सीरीज, दिस यू कैन राइट ऑन, ठीक है। नेक्स्ट सेम एज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आपको बनाना है। तो वोल्ट मीटर के केस में क्या होगा, व्हाट वी कैन से पैरेलल में। तो गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे आप, यस, हाई रेसिस्टेंस वायर, यस, हाई रेसिस्टेंस वायर इन पैरेलल, और ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर। यू कैन से दिस इज योर, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। समझ में आया सबको। पिछले क्लास में आपको बताया था रेसिस्टिविटी किसका ज्यादा होता है, मेटल का या एलॉय का। एलॉय क्या होता है, एलॉय एक तरह से मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स का। अगर मिक्सचर में बात करें कि कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, एलॉय इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट। देखो एलॉय हम लोग कैसे बनाते हैं, जब दो मेटल्स को मेल्ट करते हैं, कोई दो मेटल्स को मेल्ट करके आफ्टर मेल्टिंग उनको मिक्स करते हैं, तब जाके एलॉय होता है। तो एलॉय में जो मेटल्स का कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है, तो उस केस में होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो एलॉय इज नॉट अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर है पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है, पावर मीन्स शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बोलते हैं ना कि हॉर्स पावर, हॉर्स पावर भी बोलते हैं। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 7। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वॉट, 746 वॉट, ठीक है। तो देखो पावर का जो एसआई यूनिट होता है, इफ यू टॉक अबाउट एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट आपका हो जाएगा वॉट, ठीक है। तो पावर को जो है हम वॉट में मेजर करते हैं, सबको पता है। तो पावर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट। पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, दिस इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होगा, वो तो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वो तो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर में क्या होगा, द रेट ऑफ डूइंग व्हाट वर्क बाय एनी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है किसमें, वायर में, तो वो आपका हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक पावर। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक पावर P जो होता है वो आपका V इंटू आई हो जाता है, V इंटू आई। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। V इज व्हाट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V आपका हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पॉइंट इज क्लियर। I इज द करंट, I इज द करंट। तो V इंटू आई मीन्स वॉट को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, वॉट को 1 वॉट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट एम्पियर को आपको बोला जाता है कि ये क्या होता है, वोल्ट एम्पियर इज नोन एज वॉट। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। तो वोल्ट एम्पियर इज नोन एज वॉट। और इसके फॉर्मूलेज हो सकते हैं, आई को आप रिप्लेस कर दो, P is equal to V into I क्या होता है आपका, V upon R। तो दिस becomes V square upon R। ये भी पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन में, V is equal to V square upon R। और क्या कर सकते हो, V को आप चेंज कर दो, V को आप चेंज करोगे तो नेक्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका V is equal to IR into I। तो दिस becomes I square R। ये तीनों फॉर्मूलेस होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
I क्या है, I is the current and R is the resistance and V is the potential difference across the circuit. Potential difference तो सबको पता है ना, work done बताया था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बताया था पिछले क्लास में। अब देखो 1 यूनिट बोला जाता है, 1 यूनिट। अब एनर्जीज के बाद देखेंगे, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यू नो दैट एनर्जी को हमेशा किसमें हम लोग मेजर करते हैं, जूल में, दिस इज जूल, और जूल को ही हम लोग बोलते हैं वाट आवर, वाट आवर। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जूल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट आवर, वाट आवर। तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, P इंटू टी, मीन्स पावर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू, यू कैन राइट डाउन पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। जैसे आपको ये पूछा जाता है कि 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितना एनर्जी होगा। 1 यूनिट जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डोमेस्टिक जो पर्पसेस जो भी हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर, इसको देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर हमारा होता है, दिस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज इलेक्ट्रिक मीटर, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक मीटर। इलेक्ट्रिक मीटर में सभी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं। और यहाँ से आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, ये आपका हो जाता है 1 किलो वाट आवर। और 1 किलो वाट आवर, तो आप इसको देख लो, चेंज करेंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा 1 किलो वाट आवर, जूल में आपको चेंज करना है, तो कितना जूल हो जाएगा 1000, ठीक है। ये हो जाएगा वॉट, किलो वाट से वॉट में चेंज करेंगे और इनटू 1 आवर, तो 1 आवर को फिर आप क्या करोगे, चेंज कर दो। अच्छा इसमें ऐसे देखिए, 1 किलो वाट इनटू 1 आवर, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ना। अब ये वॉट आवर क्या हो जाता है आपका, वॉट आवर और नहीं सॉरी, वॉट और सेकंड होगा यहाँ पे, वॉट ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है, जूल, सॉरी वॉट सेकंड जूल हो जाएगा, समझ में आया। तो ये देखो 1 किलो वाट आवर, तो एनर्जी जो है आपका 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो वाट कितना हो जाएगा 1000 वाट इंटू 1 आवर हो जाएगा आपका 3600 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा कितना 3.6 इंटू 10 पावर 5 या 6 है, 6 हो रहा है, 3 और 3 6, हाँ 6 और जूल, ये आपका हो जाएगा, समझ में आया। तो वॉट सेकंड को हम लोग बोलते हैं जूल, वॉट आवर नहीं, वॉट सेकंड को बोलते हैं जूल, समझ में आया सबको। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये पूछा जाता है कितना जूल होगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट इज इक्वल टू, सभी एग्जाम में आता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट, क्लियर है ना सबको, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने देखा कि जब भी फ्लो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स क्या, जो भी इलेक्ट्रॉन्स मीन जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनमें, उनके थ्रू जो पावर प्रोड्यूस होगा, और पावर का पर सेकंड, मतलब जो सेकंड, मतलब जितना सेकंड के लिए प्रोड्यूस होगा वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ऐसा यूनिट आपको पता है ना, एनर्जी का ऐसा यूनिट, इसको वॉट सेकंड बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको एग्जाम में। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर, तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा जूल, समझ में आया। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, क्लियर है सबको ये पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बाद हीटिंग एप्लियंसेस के ऊपर हम लोग देखेंगे, उसके पहले हम लोग बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पहले देख लो, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर में देख लो। स्टेप अप स्टेप डाउन बस इसमें बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। ट्रांसफॉर्मर में आप देखोगे स्टेप अप स्टेप डाउन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर and next is step down transformer, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप अप में क्या होता है। स्टेप अप मीन्स वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, तो वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं,
वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। तो वोल्टेज को इंक्रीज कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स जो है ना उसको इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। तो कॉइल्स को जो है वो नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करके, यू नो दैट कि जैसे ही जैसे ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, कॉइल्स होते हैं, और कॉइल्स के नंबर्स को हम इंक्रीज करके, ठीक है, उसके वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स्ड होती है, पिछले क्लास में बोलते आ रहे, फ्रीक्वेंसी जो होती है जब भी हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स होती है, और वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारी फिक्स होती है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स वी कैन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ बाय अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन में क्या होता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाता है, तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ, बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स। तो कॉइल्स के नंबर को हम डिक्रीज करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं। समझ में आया? यस। तो ये 1 यूनिट किसकी है, एनर्जी? 1 यूनिट एनर्जी, हाँ 1 यूनिट जो है वो एक्चुअल में एनर्जी हम बोलते हैं। तो 1 यूनिट जैसे आपको बोला था ना कि आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेजर हम लोग किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर करते हैं वो यूनिट में ही मेजर करते हैं। तो जैसे बिल जो आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं वो यूनिट में ही आते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका चार्ज लगता है। 1 यूनिट का 3 रुपीज़ या 1 यूनिट का 5 रुपीज़ जो भी जो है चार्जेस, ठीक, 1 रुपीज़, 1 यूनिट का 7 रुपीज़। तो ऐसे यूनिट वाइज ही जो है आपके चार्जेस लगते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा यूनिट में ही होता है। और 1 यूनिट मीन्स हाउ मच जूल, 3.6 न्यूटन पर 6 जूल, ये पूछा जाता है आपको। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, डायरेक्टली पूछा जाता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इन एनर्जी, ठीक है, टर्म्स, एनर्जी टर्म में आप देखोगे तो 1 किलोवाट आवर, जूल में पूछेगा तो आपको 3.6 न्यूटन पर 6 जूल, ये डायरेक्टली डेटा यहाँ से पूछता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम में ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। अभी भी जो एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है आप देखोगे इसमें भी ये चीज़ें आ रही थी, 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच जूल, 3.6 न्यूटन पर 6 जूल। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कंफर्म है क्वेश्चन यहाँ से आना है। नेक्स्ट ये समझ में आया। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, यस, टेल मी व्हाट दैट। अब देखो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये तो यहाँ पे वोल्टेज बस क्या कर रहे हैं हम लोग, लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट लॉस होगा, इसमें हीट लॉस होगा, नो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हीट लॉस भी नहीं होगा। इसलिए कि अगर हम हीट लॉस करेंगे तो फिर हमारे पास जो करंट होगी, मतलब जो अमाउंट ऑफ करंट एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी ना, जो जितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे थे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो फिर आपकी कम हो जाएगी। इसके इसमें अगर हीट लॉस होगा तो हीट लॉस इसमें नहीं होता है। समझ में आया, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एनी हीट लॉस इन दिस पार्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग जो हीट लॉ है वो उसको हम लोग पढ़ेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, उसको भी जूल्स ने ही दिया था, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट में के फॉर्म में। बैटरी में जैसे आप देखोगे ना, बैटरी सेम है, बैटरी आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, इसमें होते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, फिर उसके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, दिस यू कैन सी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स मीन्स प्लस चार्ज वाले जो होंगे, पॉजिटिव मीन्स प्लस चार्ज वाले, और ये आपका माइनस चार्ज वाले, और ये मिडिल में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, बैटरी के मिडिल में पाए जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स में हम केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी सब्सटेंस भरे जाते हैं उसके बीच में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। वो आपस में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोलाइट्स करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ये पार्ट। इलेक्ट्रोलाइट्स में इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, मेनली क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है।
लिथियम, यस, लिथियम निकल, इसीलिए दिखा रहता है, आपने देखा होगा लिथियम आयन बैटरी, लिथियम निकल, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, वो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को कन्वर्ट मतलब उसके साथ जो इलेक्ट्रिकली रिएक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है वो आपका जो करंट है वो फ्लो होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये दो तरह के करंट होते हैं, आपको पता है ना, फर्स्ट वन इज एसी एंड सेकंड वन इज डीसी। एसी कैसा करंट होता है, साइनो, ऑल्टरनेट करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसको बोलते हैं साइनोसोडल वेव होता है वो, साइन थीटा, जैसे y इज इक्वल टू साइन थीटा, साइनो थीटा, हाँ, तो वो वेव की तरह है, साइनोसोडल वेव। लेकिन डीसी का ऐसा होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये आपको सबको पता ही है। नेक्स्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेज दैट अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोई भी नया उससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में समझो आप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जैसे कोरोड हो रहा है, व्हेन एनी सब्सटेंस इज गोइंग टू बी कोरोडेड, तो कोरोजन उसमें हो रहा है, तो कोरोजन में जो उसकी लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए हम उसके ऊपर कोई अदर सब्सटेंस की कोटिंग करते हैं थिन लेयर से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसको अब इलेक्ट्रिकल चार्ज से, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रोलाइट्स में कन्वर्ट करके उस मेटल को इलेक्ट्रिकली जो है वो उस मेटल के ऊपर, जैसे आयरन हो गया आपका, सपोज दिस इज योर आयरन, तो आयरन के ऊपर रस्टिंग हो रहा है। रस्टिंग कैसे होगा, जब वो या तो किसी एसिड्स के प्रेजेंस में आए या ऑक्साइड, मतलब वो कैसा वाटर वेपर के प्रेजेंस में आए, तो वाटर वेपर के प्रेजेंस में आता है तो इसके सरफेस जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन होता है आयरन में। तो ऑक्सीडेशन जब प्रोसेस होता है, यू नो अबाउट दिस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो इसके इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए या तो पेंट करते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करके इसके ऊपर थीन लेयर जो है, थीन लेयर ऑफ मेटल्स चढ़ाते हैं, वैसा मेटल्स जो इसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। जैसे टीन की को भी हम यूज करते हैं, ठीक है, टीन को भी यूज करते हैं, या और भी मेटल्स आप यूज कर सकते हैं। तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके उस मेटल्स को, उस मेटल्स की क्या करते हैं, थीन सीट में कन्वर्ट करते हैं। थीन सीट में कन्वर्ट करने के बाद उसकी कोटिंग करते हैं वो मेटल के ऊपर जो मेटल कोरोड हो रहा है। कोरोड मीन्स वो डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, जैसे रस्टिंग जिसमें लग रहा है, ठीक है, रस्टिंग मतलब जंग लगना। जंग लगता है तो आपको पता है ना, लोहा जो है खराब हो जाता है, सबको तो पता ही है ना, इज क्लियर ना? ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सेज दैट, जूल्स लॉ, अब हीट एनर्जी जो है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका I स्क्वायर से। I स्क्वायर मींस करंट, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, या ऐसा लिख लो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हो जाता है। दो ही आप लिख लो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये Q है, दिस इज योर Q, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसके इस पे जब आप दोनों को कंबाइन करते हो तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर T, और इसको कांस्टेंट्स को हटाते हैं तो ये हो जाता है I स्क्वायर RT। तो दिस इज RT, I स्क्वायर कैपिटल R लिख सकते हो। तो I क्या है आपका, करंट है, R इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, और Q ये आपका हीट एनर्जी है, या हीट एनर्जी डिसिपेटेड आप लिख सकते हो, हीट एनर्जी जो लॉस हो रहा है, हीट एनर्जी डिसिपेटेड। तो this is known as I is the current and this is R is the resistance and T is the time here। क्वेश्चन में हम लोग इसके ऊपर करेंगे बेस्ड, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आ रहा है ना? इट्स ओके ना? ओके, तो देखो Q आपका हीट एनर्जी जो डिसिपेट हो रहा है। हीट एनर्जी मतलब जैसे कोई भी वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे अगर हीट लॉस हो रहा है तो वो हीट लॉस क्या होगा, I स्क्वायर इंटू RT के इक्वल होगा, I स्क्वायर इंटू RT, या इसको I स्क्वायर को आप क्या बोलते हो, पावर, तो पावर इंटू टाइम भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं, पूरा प्रोसेस जो है ये कंबाइन करके इसको बोलते हैं कि जूल्स लॉ है, जूल्स ने दिया था, और दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो Q इज इक्वल टू हीट एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T।
क्लियर है पॉइंट? आगे अब देखो कौन कौन से ऐसे अप्लायंसेस हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। कैन एक्सप्लेन मी? कौन कौन से अप्लायंसेस हो सकते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं? तो कौन कौन सा होगा? यस, आयरन। अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा ऐसा चीज होगा? अप्लायंसेस मतलब जैसे इलेक्ट्रिक, हाँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। अप्लायंसेस मतलब क्या? गैजेट जिसको बोलते हैं सामान, जो इलेक्ट्रिकल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसमें हीट एनर्जी का लॉस होता है, हीट एनर्जी का लॉस होता है, कौन सी? कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर, यस। और इलेक्ट्रिक आयरन, वेयर आर यू? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन से हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी जनरेट होती है ना, इलेक्ट्रिक आयरन, जिससे हीट एनर्जी जनरेट होगी, वही तो होगा आपका H = I²RT। तो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन। और क्या हो जाएगा? गीजर, यस, दिस इज राइट। अभी आपको ठंड है इतनी याद नहीं आ रहा? इलेक्ट्रिक गीजर, रूम हीटर, यस, दिस इज बेस्ड ऑन रूम हीटर। रेफ्रिजरेटर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसमें तो हीट जनरेट होता है क्या? सब बता रहा है। Okay. वॉशिंग मशीन भी बोल देगा अभी। हीट जो है रूम हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और रॉड, जो भी आप रॉड यूज करते हैं, इसमें क्या होता है? आप देखो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इन तीनों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये सभी अप्लायंसेस हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसके वायर्स जब मेल्ट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, उसमें करंट फ्लो हो जाता है, मतलब या लो रेसिस्टेंस, ऐसा हम वायर यूज करते हैं जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है? काफ़ी कम होता है। बाय द टाइम कम हो जाता है रेसिस्टेंस, आपको पता है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ में आया? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीजर एज वेल एज रूम हीटर। नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, ठीक है। तो यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट परफॉर्म करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं। कौन कौन से वायर्स होते हैं? न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और एक अर्थ वायर, ठीक है। तो जो स्विच होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? अगर क्वेश्चन आपका आए कि स्विच इज कनेक्टेड टू विच वायर? लाइव वायर, यस। तो स्विच इज कनेक्टेड, ये पॉइंट आप लिखोगे नोट करके, ये लिख दिया ना आप लोग, ठीक है। तो स्विच इज कनेक्टेड टू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, तो स्विच इज कनेक्टेड टू विच वायर? लाइव वायर। एंड शॉर्ट सर्किटिंग, can you explain me this phenomena, the overloading and short circuiting? Yes, what is the main reason for overloading and short circuiting? You know there are 3 types of wire. First is what? Live wire. Second is neutral wire. And next is earth wire. Next is earth wire. So this is overloading and short circuiting. ठीक है? This is your live wire. This is your neutral wire, and this is your earth wire. This point is clear to all of you, I think. So you have 3 types of wire. 3 types of wires used in an electric circuit. Used in an electric circuit. So live wire is directly connected to the switch. You can say is directly connected to the switch. So live wire is directly connected to the switch. जब भी आप स्विच ऑन करते हो तो वो एक क्लोज पाथ क्रिएट करता है, that creates a close path, ठीक है, so that the current will flow easily and the appliances will run, जो इलेक्ट्रिकल appliances हैं वो रन करें, ठीक है। इस तरह से जो है आपका स्विच हो गया। नेक्स्ट, अब ओवरलोडिंग के फिनोमिना कैसे होते हैं? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ ओवरलोडिंग? तो ओवरलोडिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वायर ओवरलोडिंग में, जैसे या तो आपका लार्ज करंट फ्लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो जो रेसिस्टेंस है वो तो आपका वायर का फिक्स है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको बताए थे पिछले क्लास में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ द वायर। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 4 पार्ट्स, 4 सेक्शन दैट यू कैन से। फर्स्ट नंबर इज लेंथ ऑफ द वायर, सेकंड नंबर इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, थर्ड नंबर इज टेम्परेचर ऑफ द वायर, मतलब टेम्परेचर उसके,
बिसाइड्स में टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो जो है रेसिस्टेंस वायर का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पार्ट इज ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है, ऑफ द कंडक्टर यू कैन से। तो देयर आर 4 थिंग्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो 4 थिंग्स यहाँ पे होते हैं जिसपे क्या होता है, कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखो, इसमें अब जब ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग होता है तो देयर आर 2 केसेस पॉसिबल इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग एज वेल एज शॉर्ट सर्किटिंग। तो कौन कौन से केसेस पॉसिबल होंगे, या तो आपका वोल्टेज सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाए, और जब वोल्टेज सप्लाई इंक्रीज होगा तो उस केस में वायर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। तो उस केस में उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो गया तब वो आपके ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे अगर नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर 220 वोल्ट ही हम सप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल केस में कैसे शॉर्ट सर्किटिंग पॉसिबल है, जब फॉर एग्जांपल जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं, और टच हो जाने के बाद क्या होता है कि ये लार्ज करंट they will carry large current in an electric circuit, इस केस में ये क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में लार्ज करंट जो है वो कैरी करते हैं, और जब लार्ज करंट कैरी करेंगे तो उस केस में क्या फिनोमेना आपका हो सकता है, शॉर्ट सर्किटिंग का या ओवरलोडिंग का फिनोमेना हो सकता है। या सेकंड नंबर पॉसिबल केस इज, ये फर्स्ट नंबर पॉसिबल केस था आपका, सेकंड नंबर आपका जो पहले बताया वो आपका हो जाएगा ड्यू टू द हाई वोल्टेज। जैसे वोल्टेज अप और डाउन होता है तो ड्यू टू द हाई वोल्टेज, दैट यू कैन से ड्यू टू इंक्रीज इन द वोल्टेज, ड्यू टू इंक्रीज इन द voltage supply in an electric circuit, you can say इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वोल्टेज सप्लाई है उसको अगर हम बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उस केस में आपके ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस हो सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट? तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के ये चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे कुछ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखेंगे आप, 100 watt, क्वेश्चन नंबर 1, 100 watt bulb is used for 10 hours. What is the cost of electricity consumed? What is the cost of electricity consumed if the consuming cost is ₹5 per unit, मतलब 1 यूनिट का 5 रुपए है, तो आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। बिल ए नंबर ऑप्शन है ₹5, ₹10, ₹25 and D number is ₹50. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछता है द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आवर, डायरेक्टली पूछेगा आपको। The filament of a bulb is made up of, A number is magnesium, B number is iron, C number is nichrome and D number is tungsten. D number is tungsten.
ठीक है। तो अब देखोगे इसमें 100 वॉट बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स। कितने आवर्स के लिए यूज किया जा रहा है? 10 आवर्स के लिए। तो आपको पता है 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना वाट हो जाएगा? ये 100 वॉट है तो किलो वाट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 1000, 100 अपॉन 1000 तो 0.1 किलो वाट। देखो 100 वॉट इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000, तो दिस इज इक्वल टू 0.1 किलो वाट और 0.1 किलो वाट ये हो गया। और किलो वाट आवर आपको पता है क्या होता है? 1 यूनिट। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखो 0.1 किलो वाट इंटू आवर, आवर कितना है? 10, तो दिस बिकम्स 1, तो 1 किलो वाट आवर ही हो गया। और 1 किलो वाट आवर मीन्स 1 यूनिट। समझ में आया सबको? 1 यूनिट और 1 यूनिट का आंसर क्या होगा? दिस 5। कितना क्लियर था? इजी है ना? अब नेक्स्ट देखो, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। क्यों यूज किया जाता है? टंगस्टन का क्यों बना हुआ होता है? इसलिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। 1300 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज द टंगस्टन हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? इसकी रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसलिए जो है फिलामेंट ऑफ अ बल्ब में यूज़ किया जाता है। देखो आपको एलईडी बल्ब के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, एलईडी बल्ब के बारे में, फिर उसके बाद फ्लोरेसेंट बल्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक बल्ब है, ठीक है, 2 बल्ब आपको कनेक्टेड हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई में, वोल्टेज सेम है, लेकिन एक बल्ब जो है आपका डीम जलता है और एक बल्ब जो है ज़्यादा ब्राइटर जलता है। तो आपको बताना है किसका रेसिस्टेंस कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। कैन यू एक्सप्लेन मी? देखो जो डीम जलेगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर डीम जलेगा तो ज़्यादा करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जो बल्ब डीम जलेगा मीन्स उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और जो बल्ब ब्राइटर होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। जैसे आप नया बल्ब लाते हो शॉप से खरीद के, तो उस केस में क्या होता है? जैसे ही आप लगाते हो तो वो ब्राइटर दिखता है, तो उस समय रेसिस्टेंस बाय द टाइम क्या होता है? धीरे धीरे रेसिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, तो वो डीम जलने लगता है। आपने देखा होगा। तो वो जो डीम बल्ब चलता है उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो ब्राइटर बल्ब है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्लियर है ना? ये सबको समझ में आ रहा है ये पार्ट? फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे इसके, नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करेंगे इलेक्ट्रिक करंट।